ऊंचा कट ऑफ जाने की वजह क्या है, आपने कौन सी गलतियां की हैं और दिसंबर में आपके साथ ऐसा ना हो, उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फुल ब्रेकडाउन, कंप्लीटली चबा चबा कर आराम आराम से धीरे धीरे आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अंदर। ठीक है, तो वीडियो जरूर आप देखें। आपकी मर्जी, पूरा देखेंगे तो दिसंबर में आप पास कर लेंगे, नहीं देखेंगे, चीजें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा फिर से एक बार। ठीक है, तो फुल ब्रेकडाउन देखने वाले हैं, उसी के साथ साथ बात करेंगे कि आपका ऊंचा कट ऑफ क्यों गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपने कौन सी गलतियां की है। ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा कि आपने गलतियां क्यों की है यहाँ पर और आपने किन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो है दिसंबर में आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बात आपको बता दें यहाँ पर कि आपको जो है पीवाईक्यू पकड़ के चलना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज इस पेपर के अंदर भी भारी मात्रा में रिपीट किए गए हैं और जो एक प्रमुख वजह है किस चीज की, कट ऑफ की, जिसके भी स्कोर 200 220 इस प्रकार के आए हैं, क्योंकि जनरल कट ऑफ कितना गया है आपका, वो गया है आपका 226 यहाँ पर। ठीक है, तो इतने हाई कट ऑफ को लाने के लिए अगर आपको लाना है तो आपको पीवाईक्यूज अच्छे से बनने चाहिए। उसी के साथ साथ थोड़े से आपको अटपटे कंसेप्ट अगर बनते हैं, कॉमन सेंस अब लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। पीवाईक्यूज यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रिपीट हुए हैं हाईली। ठीक है, और ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपने पीवाईक्यूज को अगर आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी अभी भी तो दिसंबर में आपको फिर से इसी प्रकार की वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। यहाँ पे दो दरवाजे या दो वे अनोवा की बात हो रही है, टू वे अनोवा की बात हो रही है, और इसका नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट कौन सा है। मैन विटनी, विल्कॉक्सन साइन, क्रस्काल वालिस और आपका फ्राइडमैन टेस्ट। ये सवाल क्या है, ये सवाल आपका एक पीवाईक्यू रिपीटेशन है। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है और ये कब रिपीट हुआ है उसके लिए देखिए यहाँ पर एक नया फॉर्मेट आया हुआ है। उस केस में ये पीवाईक्यू आया है आपके आपके जून 18 के पेपर के अंदर। आई मीन 18 जून को जो आपका कैंसल पेपर हुआ था, पूरे भारत में बवाल हो गया था, वो जो आपका कैंसल पेपर था उसके अंदर ये सवाल लिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ सवाल है तो प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू किस प्रकार से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम सवाल, उसका आंसर क्या है, वहां पर आंसर आपका वहां पर है फ्रीडमैन टेस्ट, क्योंकि एक ही है, टू वे अनोवा के सामने एक ही चीज लगेगी और वो है आपकी यहाँ पर फ्राइडमैन टेस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट पीडीएफ जैसे ही रेडी होगी आपको मिल जाएगी। आपने केवल क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपके सामने विश्लेषण रहे, यहाँ पर एनालिसिस रहे यहाँ पर कि कहां से कौन सा सवाल आया हुआ है और आपने कौन सी गलतियां की है। अगर आपने सवाल गलत किया है तो आपके बट ऑब्वियस सी बात है, आपके 2 नंबर कटेंगे आराम से। यहां पर देखिए अगला सवाल है आपके सामने, राइट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, यानी आप जो भूलते हैं उसका एप्रोप्रिएट सीक्वेंस आपको बताना है। यहां पर अगर इस सवाल की बात करें तो ये जो है सवाल है आपका, ये कंप्लीटली थीम जो है इसकी रिपीट हुई है आपकी मेमोरी की कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग वाली। ठीक है, वास्तविकता में देखें तो यहाँ पर वो जो सवाल पूछना चाह रहे थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली पूछा नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर बोल रहे हैं वो है आपका यहाँ पर आंसर नंबर सेकेंड, ADBC, यानी कि एनकोडिंग के फेलियर होगा सबसे पहले आपको, देन आपका डीके होगा, देन आपका इंटरफेरेंस होगा और फिर यहाँ पर आपका रिट्रीवल फेलियर होगा। ठीक है, सवाल को बहुत ही गलत तरीके से पुट किया गया है और इस वजह से यहाँ पर जो लक फैक्टर है, चांस फैक्टर है, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। लेकिन सवाल किस प्रकार से उठाया गया है, सिंपल आपके ESR के कॉन्सेप्ट से उठाया गया है। ये क्या है, एनकोडिंग में दिक्कत, स्टोरेज में दिक्कत और रिट्रीवल में दिक्कत, उसके बेस पे उन्होंने जो है यहाँ पर इसको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकेंड। एनकोडिंग फेलियर आपके ई के लिए आएगा, डीके कब होगा, यहाँ पर जब आप उसको स्टोरेज में है उसको निकाल नहीं रहे हैं, इंटरफेरेंस भी वहीं पर आएगा और आपका रिट्रीवल फेलियर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से लॉजिक वहां लगा पाए, तो ये सवाल जो है आपके लक फैक्टर, तुक्का फैक्टर या जो भी है कॉमन सेंस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम हॉल के अंदर किस प्रकार से सोच रहे हैं। डोंट वरी, ये सवाल एक फेल सवाल है, अगली बार नहीं आएगा। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, थोड़ा सा अगर यहाँ पर अच्छी अंग्रेजी में लिखते तो शायद आप लोग यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को या फोर्थ ऑप्शन में से कंफ्यूज होकर मार्क कुछ कर सकते थे। अब सवाल है कि ये सवाल रिपीट होगा, ऐसा स्टेटस ऑफ फॉरगेटिंग, ऐसा सवाल कोई नहीं आने वाला है। देन नेक्स्ट रिपीट करते हैं, तन्मया अ स्कूल गर्ल helped a blind person crossing the road and felt happy to see smile at the blind person's face. This can be explained through defensive helping phenomena, negative state relief model, empathic joy hypothesis और आपका reciprocal altruism theory। तो जैसा कि पहले बताया है आपको, ये अगेन आपका 18 जून का जो पेपर था वहां से इसको लिया गया है एक बार फिर से। ठीक है, वहां पर आप जाके देखेंगे एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस आपको देखने मिलेगा, नेगेटिव स्टेट रिलीफ देखने मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको जो किन सिलेक्शन थ्योरी है
वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक आपका पीवाईक्यू रिपीट है। अगर आपने उन सभी कंसेप्ट्स को समझ लिया होता तो आपके लिए ये सवाल को सही सही मार्क करना आपके लिए आसान होता। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला सवाल है विच ऑफ द न्यूरॉन पार्ट्स आर इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट्स इनमें से कौन से सही ऑर्डर में है। अगर आपने इसको गलत किया है, अगर आपने इसको यहां पर थर्ड मार्क किया है तो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड जो है इसका आंसर नहीं है। इन्होंने जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल एब्सोल्युटली सही ऑर्डर है। सबसे पहले न्यूरॉन का पार्ट्स किस प्रकार से बनाते हैं, आपने बनाई ये डेंड्राइट। ठीक है, सिंपल सी कहानी स्टार्ट होगी, आपने डेंड्राइट बनाया। ठीक है, आपने कभी भी शायद ऐसा बनाया होगा या इस प्रकार से। ठीक है, शायद ही कभी आपने इस प्रकार से बनाया होगा, तो वो डिपेंड करता है अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि आपने हमेशा इस प्रकार से बनाना सीखा होगा किसी भी आकृति को। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं, नहीं भी कभी ड्राइंग की है तो ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा आज सीख लीजिए। सबसे पहले आएगी आपकी यहाँ पर डेंड्राइट। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, ये जो आपका एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा या सेल बॉडी, वो आएगा आपका नेक्स्ट। उसके बाद आपके सामने आपको ये एक्सॉन दिखेगी पतली सी यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सॉन आएगी। फिर आपके सामने यहाँ पर ये एंड ब्रश साथ में चलता रहेगा और उसी के साथ में एंड में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको यहाँ पर टर्मिनल बटन देखने को मिलेगा। इतना आसान सा सवाल है और इसको आप गलत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने गलत किया है तो आपका नहीं होगा इस सेशन के अंदर। अगर आपने इसमें थर्ड मार्क किया है तो ये सोचिए कि डेंड्राइट के बाद एक्सॉन मार्क कर देंगे, फिर हम सेल बॉडी मार्क कर देंगे। बहुत ही ये इलॉजिकल बात है कि ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, सीधा सीधा सवाल कहां से लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये भी क्या है, एक पीवाईक्यू रिपीटेशन है। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। कब का पीवाईक्यू है, ये है आपका यहाँ पर जून नहीं, ये जो है आपका, ये है आपके दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 2024 का आपका ये पीवाईक्यू रिपीटेशन है। ठीक है, दिसंबर के अंदर जो पूछा गया था वो तो और डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू ये सवाल। ठीक है, दिसंबर में जो पूछा गया था वो डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू ये सवाल, और ये सवाल बहुत ही बेसिक है। और यहाँ पर देखिए ये है आपके दिसंबर 2024 का सवाल। यहाँ पर देखिए इस पीडीएफ के अंदर दिसंबर 2024 में कितने सवाल आए थे, 9 सवाल आए थे। उन्हीं 9 में से देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका यहाँ पर, ये देखिए ये सवाल, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूरनल या न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। यहाँ पर वो पूछ रहे थे किसकी बात, यहाँ पर वो पूछ रहे थे आपसे N1, अरे ये पूछ रहे थे आपसे यहाँ पर N1 और N2 की बात, कि यहाँ पर किस प्रकार से मैसेजिंग या ट्रांसफर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में तो आपको यहाँ पर जून के अंदर आसान सवाल पूछा गया है। अभी आपको समझ में आएगा शायद कि आपका कट ऑफ ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर जून नहीं है, ये है आपका दिसंबर का। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आप लिखेंगे इसको यहाँ पर दिसंबर 2024 का ये आपका सवाल आया है, पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू जैसा पहले पूछा गया था वैसे का वैसा ही रिपीट होता है क्या, वैसे रिपीट नहीं होता है। जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं इस प्रकार से जो थीम है आइडेंटिफाइड वो रिपीट होती है। लेकिन उसी के साथ साथ कई बार देखा गया है कि वैसे का वैसे ही सवाल भी रिपीट हो जाता है। और आप ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आगे आपको इसका नमूना उदाहरण भी आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर ध्यान रखिए जिन्होंने भी ये पीडीएफ सेंड किया हुआ है, यहाँ पर ये सवाल नंबर 89 अगर आपकी पीडीएफ में है और आपने चेक करिए, अगर आपका आंसर थर्ड मार्क किया है तो आपको गलती समझ में आ गई है। यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 मार्क्स कहाँ पर लूज किए हैं। ठीक है, 2 नंबर आपने फ्री के लूज कर दिए हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल स्कोर है उसमें आप 2 नंबर ऐड कर लेंगे। ये आपको आते हुए आपने गलत किया है, सेम ऑर्डर ये चलता है। एक बार आप एनसीईआरटी रेफर कर लेंगे और आप बाकी की चीजें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 55, द मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये भी क्या है, ये भी एक आपका पीवाईक्यू रिपीटेशन है। सेम पैटर्न पर आपको सवाल पूछा जा चुका है। कब सवाल पूछा गया है, आपका जून 2023 के अंदर आपको इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या है, द मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। ये जो फिनोमेना है, आपको भ्रम होता है, चंद्रमा भ्रम इसको हिंदी में कह सकते हैं, वो क्यों होता है, लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, पर्सपेक्टिव की वजह से, या रेटिनल डिस्पैरिटी की वजह से। सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, साइज डिस्टेंस स्केलिंग। ये जो है यहाँ पर इसका एक नमूना है। और उसी के साथ साथ एंड चलिए, अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि साइज डिस्टेंस स्केलिंग क्या होती है, ठीक है, मान लिया आपको ये नहीं जानकारी है, लेकिन आपको ये तो जानकारी है कि आपको लीनियर पर्सपेक्टिव, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव और रेटिनल डिस्पैरिटी ये दोनों कहां पे इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है आपकी मोनोक्यूलर क्यू के अंदर और आपकी बाइनोक्यूलर क्यू के अंदर। ठीक है, एक नेत्रीय संकेत, द्विनेत्रीय संकेत के अंदर जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, आपके एनसीईआरटी में है।
तो आपको ये तो कंफर्म है कि ये लीनियर पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ कोई रेल पटरी की बात नहीं हो रही है, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी नहीं है, आकाश में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, पहाड़ दूर पास, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की रेटिनल डिस्पैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर निकल कर आता है आपका साइज डिस्टेंस स्केलिंग, ठीक है। और अगर आपने प्रीमियम वीडियोस देखे हुए तो वहां पे आपको बताया भी गया था मून इल्यूजन के अंदर क्या होता है, क्या सारी चीजें होती है, कैसे आपको चंद्रमा यहाँ पे बड़ा दिखता है, यहाँ पे ऊपर छोटा दिखता है, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी आप चेक करिए अपनी पीडीएफ में, अगर आपका ये 62 नंबर का सवाल है, आपने यहाँ मार्क किया हुआ है, तो मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, आप कैसे मार्क कर सकते हैं सेकंड। अगर आपने इसको सेकंड मार्क किया हुआ है, फोर्थ मार्क किया हुआ है, तो आपने इसको क्यों मार्क किया हुआ है, सवाल पूछिए खुद से। ये आपका एक प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट है, इसको आप 1 2 3 मार्क कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हिसाब से। साइज डिस्टेंस स्केलिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़ा दिखता है और यहाँ पे आपको छोटा दिखता है चंद्रमा। एंड इसी प्रकार के सवाल आपको जून 23 में पूछे गए हैं और उसके पहले भी पूछे गए हैं। हम यहाँ पे प्रयास करेंगे जितना रिसेंट हो सकेगा उसमें यहाँ पर रिलेवेंट रखेंगे। यहाँ पर देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 56, और ये भी एक पीवाईक्यू रिपीट है। ये पीवाईक्यू रिपीट है आपके कब का, ये है आपके दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 में चीजें पूछी गई थी, वीबर्स लॉ, फ्रेशनर्स लॉ, ये आपका एनसीईआरटी में पढ़ने मिल जाएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा आपका यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीट होके ही आ रहा है। अगर आपको ये दो ऑप्शन मालूम है, ए के साथ क्या जाएगा और बी के साथ क्या जाएगा, आप इस सवाल को चुटकियों में निकाल लेंगे। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 57, ये भी एक आपका पीवाईक्यू रिपीट है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी के बारे में, तो रूपा, वेदना और सुख, इन तीनों को आप पीवाईक्यू के अंदर आराम से देख चुके हैं। रूप, वेदना और सुख, इनको आप बड़े आराम से देख चुके हैं पीवाईक्यूज के अंदर। जो आपने नहीं देखा, ऑटोमेटिक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल अगर आपने पीवाईक्यू में समझा होता रूप क्या होता है, वेदना क्या होती है, सुख क्या होता है, तो सवाल देखते ही आपको ये समझ में आता है कि नहीं ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स में देखा हुआ है, किया हुआ है, तो हम सन्ना, तो हम यहाँ पर मार्क सही आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कि सन्ना की बात करेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जाके पूरा बुद्धिज्म आपको छान मारना है, पूरा पढ़ लेना है सन्ना और जो भी उसके अंदर होता है, कितने 8 वो हैं, जो सब चीजें हैं आपके नोबल ट्रूथ हैं, वो सब हैं। कॉमन सेंस जरूरी है, जानना है थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन पूरा उसमें डूब के नहीं पढ़ना है। केवल अगर आप रूप, वेदना और सुख निकाल लेते तो आपका आंसर बड़े आसानी से क्लियर। और ये जो आपका रिपीट हुआ है, पता है कब हुआ है, ये आपके केवल 1 साल पहले रिपीट हुआ है। 1 साल आपको पीछे जाना है। हम आपको बोल रहे हैं कि 2019 से भैया, बेटा, दीदी, अंकल, चाचा, ताऊ, जो भी है, ताई जी, एक बार बैठ के 2019 से लेके अब तो 25 हो गया है, एक बार सट के इसको लगा लीजिए, क्या पूरा चीजें हैं समझ लीजिए, आपका काम खत्म है, सोचना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम के अंदर मार्क करने के लिए। और अभी जो आप देखने वाले हैं, और अगर आपने गलत किया है, अगर आपने वहां जाके अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए सुख मार्क कर दिया, वेदना मार्क कर दिया, सन्ना मार्क कर दिया, रूपा मार्क कर दिया, तो ठीक है आप बुद्धिमान हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है एक आम इंसान की तरह सोचना है और प्रॉपरली आपको जो है काम करना है। अभी देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ है, ये आपका दिसंबर 23 में सवाल आया था, सॉरी दिसंबर 23 नहीं, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, तो इतने सारे ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। ये आपको आया था जून 24 के अंदर, ठीक है, जून 24 के अंदर। और इस प्रकार से इतनी डिटेलिंग आपको मिलेगी केवल यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान रखें, ये पीडीएफ लेना आप ना भूलें, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि पीवाईक्यूज लगाना कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, वेट कर रहे हैं ना जून 2024 में देखने के लिए, तो ये देखिए। और अगर आपको यहाँ पर शौक लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सना। अब ये एंटी है, ये सना को अगली बार सन भी लिख देगा तो आपको मार्क करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने सन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। सन्ना, सन थोड़ा भी आप समझ पाएंगे तो किसकी बात कर रहा है, ये बात करती है आपकी परसेप्शन के बारे में। अब यहाँ देखिए फीलिंग और सेंसेशन, आपको मालूम है वेदना, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, वेदना भी यहाँ से लिया हुआ है, रूप भी लिया हुआ है, सन्ना भी यहाँ से लिया हुआ है। अब चाह क्या रहे हैं, रूप आपकी बॉडी है, आपका मटेरियल फॉर्म है, ठीक है। फीलिंग सेंसेशन आपकी वेदना है, ए के साथ 3 जाएगा, बी के साथ 1 जाएगा, आंसर आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे अगर आपने समझ लिया होता, वीडियो देख लिए होते आपने सही समय पर, परसेप्शन जो है यहाँ पर सना की बात करेगा, सन्ना की बात करेगा। परसेप्शन यानी कहाँ काम करेगा, आपके कॉग्निशन में काम करेगा, दिमाग में काम करेगा। थोड़ा बहुत आपको ऐसा एग्जाम के अंदर लिख के करना पड़ेगा। और विज्ञान जो है यहाँ पर, या विज्ञान जो है वो आपका रीजन और इंटेलिजेंस, आपकी तर्कणा और आपकी जो बुद्धि है उसकी बात करता है। तो अगर आपने वेदना समझ लिया था जून 2024 में ही, विज्ञान समझ लिया था, रूप समझ लिया था, सना समझ लिया था, तो आपके लिए काम काफी आसान था, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी एक आपका पीवाईक्यू रिपीट है। आप सन्ना के अलावा कुछ भी मार्क कर रहे हैं, इसका मतलब पीवाईक्यू को सीरियसली आपने
नहीं लिया है। और आपके देखिए आपकी आंखों के सामने आपको उदाहरण दिखा रहे हैं कि पीवाईक्यू कहां से आ रहा है और डायरेक्टली आ रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि वैसे का वैसे ही टेबल में पूछेंगे तो आप बोलेंगे पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, तो आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहेंगे कंटिन्यूअसली। लेकिन हमारा काम है आपके इन्हीं अटेम्प्ट को रोकना, 1-2 अटेम्प्ट, और आपके स्कोर बढ़ने चाहिए इन 2 अटेम्प्ट में, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सैंपलिंग एरर, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट और पैरामीटर, ठीक है। सवाल को आगे बढ़ाएं उससे पहले जिन्होंने भी ये पीडीएफ भेजी है अपनी पीडीएफ में चेक करें। 107 नंबर है, और अगर आपने फर्स्ट मार्क किया हुआ है, थर्ड मार्क किया हुआ है, फोर्थ मार्क किया हुआ है, इसका मतलब आपने सरासर गलती की है। इस सवाल के अंदर भी +2 मार्क्स आपने खुद से देकर आए हैं आप एनटीए को, और आप खुद यहाँ पर फेल होने की कगार पे लग रहे हैं, ठीक है। आप इस सवाल को कैसे गलत कर सकते हैं? रटा रटाया हुआ सवाल है। सैंपलिंग एरर के अलावा इस दुनिया में कोई आंसर इसका नहीं हो सकता है। ये आपसे 2-3 दफे पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है, आप इसको गलत कैसे मार्क कर सकते हैं? ठीक है, ये बात समझनी है आपको यहाँ पर, इसलिए आपकी पीडीएफ भी यहाँ पर स्पेशली उठाई गई है। और यहाँ पे सही आंसर क्या है? सैंपलिंग एरर। आपको अपना थोड़ा सा भी दिमाग ना 5 सेकंड से ज्यादा भी आपको नहीं लगाना है इस सवाल के अंदर। 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं, 1 सेकंड में आपको आंसर बनना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ा, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। 58 नंबर का सवाल आपको फ्री में दिया गया है, इसी तो वजह है, यही तो वजह है कि आपका कट ऑफ बढ़ रहा है। अब जिसने वहां पर बुद्धिज्म में सही लगाया होगा, सन्ना वाला लगा दिया होगा सही, उसने पीवाईक्यू किया है प्रॉपर्ली, क्योंकि पूछा गया है आपसे। यहाँ पर जो 58 में अगर आपने गलती की है तो आप कैसे पास होंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि आपने पास हो सकते हैं अगर आपने इस सवाल में गलती की है तो। क्यों? क्योंकि आपने सीरियसली लगाया ही नहीं है पीवाईक्यू को। ये पीवाईक्यू है आपके जून 2023 का। इतना सीधा सीधा सवाल कौन पूछता है? 23 का सवाल जून 25 में कॉपी पेस्ट हो रहा है ना। और आप इतना भी अगर सही मार्क नहीं कर पाएंगे, स्टेटमेंट भी देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, कैसे आप इस दुनिया में इसको मार्क नहीं करेंगे बताइए? जबकि आपने सीख लिया था कि उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर सैंपलिंग एरर होता है। भले ही आपको नहीं पता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, छोड़िए उसको, आपको वहां पे मतलब है 2 नंबर से। बट ऑफ कोर्स बात है, आपको मालूम है क्यों हो रहा है यहाँ पर। लेकिन नहीं भी अगर आता है तो इतना तो आपको मालूम है कि अगर ये सवाल वैसे का वैसे ही उठ के आ रहा है तो मैं इसको मार्क करूंगा, करूंगी सही सही। सैंपलिंग एरर के अलावा आप 1 कैसे मार्क कर सकते हैं, 3 कैसे मार्क कर सकते हैं, पैरामीटर कैसे मार्क कर सकते हैं, सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। आप बोल रहे हैं एनटीए ने गलत आंसर की दी है, पेपर टफ है, कट ऑफ हाई जा रहा है, उसकी वजह क्या है? आप वजह है उसकी कि आप ये सवाल गलत कर रहे हैं, ठीक है। जहां जहां हमने पीवाईक्यू लिखा हुआ है, जहां जहां पर अगर हमने ये लिखा हुआ है कि ये पीवाईक्यू है और आपने इसको गलत किया है, इसका मतलब आपने अपने हाथ से ये नंबर छोड़ के आए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और केवल जून 23 के अंदर नहीं, एक और सेशन था उसके अंदर भी रिपीट हुआ है, लेकिन एक बार आपके लिए काफी है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 59, प्रोटीन्स दैट बाइंड टू डीएनए एंड इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच जीन्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड। ये सवाल मान सकते हैं, चलिए ये आपका एक न्यू सवाल है, इसको हम पीवाईक्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार यहां सवाल आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? बहुत नहीं, बहुत जरूरी है आपको समझना कि ये पीवाईक्यू नहीं है, ये आपका एक नया पैटर्न सवाल है। अगर आपने इसमें गलती की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, -2 करा लो, 0 नंबर देके आ जाओ अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो, ठीक है। हम केवल यहाँ पर पीवाईक्यू बेस पे बात कर रहे हैं कि आपने ये नहीं बनता कंप्लीटली ओके। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। अब ये सवाल क्या बताइए पीवाईक्यू नहीं है क्या? हर पेपर में, अरे हाँ अभी ठीक है, हर पेपर में आपको पूछ रहा है ये सवाल, ठीक है। ईच पेपर, हर पेपर में आपको मास्लो पूछेगा। सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स जो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एनसीईआरटी 19 से लेके आपके 25 तक हर बार इसको पूछा गया है, इसमें कोई यहाँ पर आपको बात नहीं है। और लेकिन अपनी पीडीएफ आप चेक करिएगा, और 120 नंबर का सवाल अगर आपको मिल रहा है और अगर आपने यहाँ पर इसको गलत किया हुआ है तो आप 2 नंबर दे के आए हैं एनटीए को। ये सवाल क्या पूछ रहा है? मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार सोपानिकी की किस आवश्यकता की पूर्ति उच्चतर आवश्यकता की चिंता का विषय होने से पूर्व अनिवार्यतः सबसे पहले की जानी चाहिए? यानी कि इस सोपान में आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए वो यहाँ पर पूछ रहे हैं, उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है आपसे क्या होना चाहिए? संरक्षा की आवश्यकता, क्यों मार्क करेंगे आप इस दुनिया में? शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मीयता की आवश्यकता। यहाँ पर पूछ रहा है किस आवश्यकता की पूर्ति उच्चतर आवश्यकता के चिंता का विषय होने से पूर्व अनिवार्यतः, मतलब जरूरी है, ये नेसेसरी, सबसे पहले की जानी चाहिए। द फर्स्ट एंड द प्रायोरिटी, वो क्या है?
वो है यहाँ पर आपकी कौन सी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर आप इस पिरामिड को इजिप्ट के बनाते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको शरीर क्रियात्मक आवश्यकता कंप्लीट करना है। आप इसमें 4, 3 और 1 क्यों मार्क करके आएंगे, सवाल पूछिए खुद से। और आपने हंसते खेलते हुए एनटीए को 2 नंबर का चढ़ावा वहां पर दे दिया है। दिसंबर में नहीं करना है ऐसा, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये भी आपका हर पेपर में आपको पूछा जाता है। किसी किसी पेपर में आपको पूछते हैं ऐसे जमाओ, ऊपर से नीचे जमाओ, यहाँ वहां जमाओ, इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 61। व्हेन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम अ फोबिया, द डिसेंसिटाइजिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर क्या होगा उसको आपने देखना है। बिकम इंक्रीजिंगली मोर इंटेंस एज द ट्रीटमेंट प्रोग्रेसेस, become less intense, are presented in a random but counterbalanced order or are not directly related to the phobia। ये भी एक आपका हर बार का घिसा पिटा हुआ, ये भी एक आपका क्या है, ये भी आपका एक PYQ रिपीटिशन है। ये भी आपको ये शब्द जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन आपको हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हर पेपर में आपको, ईच पेपर में आपको ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि इस प्रकार से PYQ नहीं होगा। अगर आप समझेंगे नहीं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है तो इसको आप कैसे मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक PYQ रिपीटिशन है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें। अकॉर्डिंग टू विल्हम वुंट, द एनालिसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंटेंट साइकोलॉजी या फिर इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपका, इसको इंक्लूड करेंगे हम एज अ न्यू सवाल। ठीक है, ये एक आपका नया प्रकार का सवाल है, लेकिन क्या आगे रिपीट होगा? आगे ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, हाँ घुमा फिरा के कुछ पूछा तो पूछा, लेकिन ऐसे का ऐसे आपको रिपीट नहीं करेगा। जिस प्रकार से सिगमंड फ्रॉइड का पूछा गया था डेट ऑफ बर्थ, वो कभी नहीं पूछेंगे जीवन में, ठीक उसी प्रकार से आपका ये वाला भी सवाल है। ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंटेंट, इंडिविजुअलिस्टिक। अगर आपने इसमें 1 और 2 मार्क किया हुआ है, 1 और 4, तो आपको सीरियसली पढ़ने की आवश्यकता है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने इन दोनों में से कुछ मार्क किया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है कि और मतलब अच्छा कर रहे हैं आप, और डिटेल में आपको करने की आवश्यकता है कि आपने गलत अगर मार्क किया है इस सवाल के अंदर तो। लेकिन PYQ बेस्ड है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगला सवाल वेट कर रहा है PYQ में आने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाइसीरियल कोरिलेशन, फाई कोएफिशिएंट, पॉइंट बाइसीरियल। आपको रिसेंटली अपडेटेड लेक्चर के अंदर बताया भी था इस डायग्राम में कहां पर क्या आता है इस प्रकार से। एंड अगर आपके PDF में ये सवाल 119 नंबर का है, आपने कुछ और ऑप्शन मार्क किया है सही आंसर के अलावा, तो आपको ध्यान रखना है आपने 2 नंबर वहां पे फिर से दे के आ गए हैं। पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, जैसे ही हमने यहाँ पर बोला ट्राइंगल, आपको याद आ गया होगा। तो ऐसे आपने नहीं करना है। इतने प्रकार के सवाल आप छोड़ के कैसे आ सकते हैं? ये सब सवाल आप नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी कीमत के अंदर कि कोई आपके 2 नंबर आके काट के ले जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाइसीरियल, फाई कोएफिशिएंट एंड आपका पॉइंट बाइसीरियल पढ़ाया हुआ है, कराया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल आएगा या नहीं आएगा। एंड सेम चीज आपको इस सवाल के अंदर भी पूछी गई है। अगर आप ध्यान करेंगे उस ट्रायंगल में, तो सबसे लास्ट में हमने क्या दिखाया था? सबसे लास्ट में हमने निकाला था यहाँ पर पॉइंट बाइसीरियल। और यहीं पर हमने बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थोड़े से यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, और वो आपका सवाल बड़े आसानी से निकाल देता। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाइसीरियल, फाई कोएफिशिएंट, पॉइंट बाइसीरियल, आपको ये हर पेपर के अंदर पूछ रहे हैं। और ये भी एक आपका PYQ रिपीटिशन है। ठीक है, PYQ है आपका ईच पेपर, हर पेपर में आपको पूछ रहे हैं। हर पेपर के अंदर आपको ये सवाल पूछा जाता है। यहां पे देख लीजिए, ये आपके दिसंबर 2023 का सवाल है। टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन अ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल एंड अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं? अ जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल एंड अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। जो यहां पर आंसर होगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी आपका होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है। अकॉर्डिंग टू मिलर, विच आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मिलर के अकॉर्डिंगली कौन कौन से इसके अंदर आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका एक न्यू टाइप का सवाल है, एक नया टाइप का सवाल है। लेकिन ये अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच, ये चीजें जो है आपसे NTA इसके पहले भी पूछ चुका है, तो कोई आपके लिए ये नया सवाल नहीं होगा। और इवन अगर आपने यहाँ पर NCERT को रेफरेंस लिया हुआ है तो भी आपको ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, केवल आपको देखो जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं बस वही आंसर करना है। अप्रोच आपने पढ़ा हुआ है जीवन में। उसके बाद क्या पढ़ा है आपने? उसके बाद पढ़ा हुआ है आपने यहाँ पर अवॉइडेंस एंड देन आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर अप्रोच अवॉइडेंट। ठीक है, आपने कोई भी किताब उठा के देखी, आपको ये चीजें मिल सकती हैं, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है,
ये सब आपको मिलेगा, लेकिन आप एंटीसीडेंट कंसिक्वेंस कॉन्फ्लिक्ट या फिर अप्रोच कंसिक्वेंस कॉन्फ्लिक्ट आपको हार्डली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलर ने इसके बारे में बात नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। एंड यहाँ पर बहुत बढ़िया कि आपने इसको यहाँ पर नियतिवाद मार्क किया है। इतनी बार बताया है, अलग अलग प्रकार के नियतिवाद बताए हैं आपको। ठीक है, यह मान्यता कि समस्त ब्रह्मांड में घटित होने वाली सभी घटनाओं का लेखा जोखा कारकत्व के नियत नियमों से रखा जा सकता है, कहलाता है। उसके पीछे क्या है? कारकत्व, यानी कारण की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉज है उसके पीछे। और ये भी आपने स्मार्टली समझा है अगर आपने नियतिवाद मार्क किया है तो। और आप ये प्रकारात्मकवाद, क्रियाविधि, नैसर्गिक एकात्मवाद ये आप मार्क नहीं कर सकते। क्यों मार्क करेंगे आप? अगर आपने नियतिवाद मार्क किया हुआ है तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उपयुक्त आंसर है आपका यहाँ पर, जिसको आप अंग्रेजी में देखने वाले हैं अभी कुछ ही पलों के अंदर, जिसको बोलते हैं आप डिटर्मिनिज्म। द assumption that everything happens in the universe can be accounted for by definite laws of causation is called, और ये भी आपका क्या है? ये भी एक आपका PYQ रिपीटेशन है। ठीक है, कब का PYQ रिपीटेशन है आपका? ये है आपके कैंसल पेपर का, आपका कैंसल पेपर कह सकते हैं या एक्स्ट्रा पेपर कह सकते हैं। ये सब आपको PYQ ई बुक में मिल जाएगा। और ये आपका जो है डिटर्मिनिज्म, इसका आंसर था वहीं पर। वहां पर उन्होंने क्या पूछा था? वहां पर पूछा था आपको साइकिक डिटर्मिनिज्म के बारे में, कि उसके पीछे क्या है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो काम कर रही है। उसी प्रकार से आपने और देखा हुआ है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में, बायोलॉजिकल के बारे में, और ये सब चीजें भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। सही आंसर यहाँ पर है डिटर्मिनिज्म। इसको आपने प्रॉपरली मार्क किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं मार्क किया हुआ है तो आपकी गलती, आप सीखिए और कम से कम PYQ तो लगाइए प्रॉपरली। द प्रिंसिपल दैट नथिंग इन साइकी हैपेंस बाय चांस एंड ऑल मेंटल एक्टिविटीज हैव अ प्रायर कॉज। केवल यहाँ पर मेंटल एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर? साइकिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, मानसिक नियतिवाद इसका आंसर है। लेकिन अगर मानसिक हटा दें, इसको भी हटा देंगे, आंसर क्या बचेगा आपका? डिटर्मिनिज्म। सही अगर आपने मार्क किया तो बहुत अच्छी बात है, PYQ लगाया है सही से आपने। ठीक है, और ये है आपका सवाल जून 2025 का। ठीक है, देख रहे हैं PYQ किस प्रकार से रिपीट हुए हैं। अभी तक हम यहाँ पर टोटल 50 से 15 सवाल हम यहाँ पर देख चुके हैं। 15 में से आपके कितने PYQ हैं पता है आपको? ये आपके 11 PYQs हैं एज इट इज। अगर आपने ये 11 नंबर लूज किए हैं तो आपकी डिफिकल्टी आपको रिजल्ट में दिख रही होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 66 यहाँ पर। हायर ऑर्डर नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग as well as your ability to use this knowledge to manage your own cognitive processes such as comprehension and problem solving is called as। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मेटाकॉग्निशन। और ये भी क्या है? ये भी एक आपका PYQ रिपीटेशन है। कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट मेटाकॉग्निशन के बारे में, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। ये आपको 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्टेजेस पूछी गई थी, स्टेप्स पूछी गई थी। तो अगर आपको स्टेजेस और स्टेप्स बन रही है तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि मेटाकॉग्निशन होता क्या है। और नहीं मालूम है तो सीखें आगे दिसंबर के लिए। हायर ऑर्डर का नॉलेज होता है इसके अंदर, आपकी अपने ओन चिंतन और उसके बारे में। हायर कॉग्निशन कुछ है नहीं, प्लानिंग और सेल्फ रेगुलेशन आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इसको और इसको भी ऑप्शन में डाला गया है। लेकिन है आपका ये अगेन एक और PYQ, और आपने देखा यहाँ पर 12वां PYQ 16 सवाल के अंदर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 67। इसमें आपने कुछ भी मार्क किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड कर गया कंप्लीटली आपके लक के ऊपर कि आपने इसमें क्या मार्क किया था। ठीक है, CDBA मार्क किया, CBDA मार्क किया, CABD मार्क किया, कुछ भी मार्क किया, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अंग्रेजी में सवाल बोल रहा है कि उनके फर्स्ट इंट्रोडक्शन के हिसाब से उनको जमाइए। और ये कथित है, विदित है कि ए ऑप्शन जो है आपका बिनी एंड साइमन का सिंपल 30 आइटम टेस्ट, ये आया था 1905 में। ठीक है, और ये सब जो हो रहा है कब हो रहा है? सबसे बाद में हो रहा है। और सबसे लास्ट में क्या आया है? सबसे लास्ट में आया है आपके सामने वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये आपका 1939 के पास में आया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए कि आपको केवल आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ये रॉबर्ट एंड यर्कीज के द्वारा आपको 1917 में आया हुआ है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए था? 1905 ए ऑप्शन जहां पर पहले दिख रहा है आपको। उसके बाद आपके CD आते, ACD, और फिर आपको यहाँ पर B देखने को मिलता। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है। वास्तविकता में ये ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन जिस परीक्षा को आप दे रहे हैं वहां पर 2-4 नंबर का आपको स्कोप लेके चलना पड़ेगा।
और यहाँ पर नंबर लूज करने के, नंबर गेन करने के पूरे चांसेस हैं। तो चिंता ना करें, जो भी आपने सीखा वो करेक्ट है एब्सोल्युटली। और इस सवाल को एक बुरा सपना समझ के यहाँ पर समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी दिया हुआ है, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा किस प्रकार से आ सकता है। आर्मी, अच्छा उन्होंने शायद यहाँ पर अल्फा सोच के शायद ये पहले आया होगा, बीटा बाद में आया होगा, ये सोच के यहाँ पर दे दिया है। उसके मुताबिक आंसर थर्ड जो है उनको यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, सी डी ए बी यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, सी डी ए बी। लेकिन जो आपने टाइमलाइन देखी 1905, 1939 और 17, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इनके आंसर की के साथ जाना चाहते हैं या प्रॉपर नॉलेज कंप्लीटली ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगली बार ये सवाल 51 नंबर का फिर से प्रकाशित होता है तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अब यहाँ हिंदी में देखिए, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण को उन्हें पहली बार पुनः स्थापित किए जाने के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करें। बिने एंड साइमन सिंपल 30 आइटम टेस्ट 1905 में आता है। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर देखिए, एग्जाम के अंदर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मोस्ट उपयुक्त ऑप्शन क्या है आप वो देखें। मोस्ट उपयुक्त ऑप्शन आपके सामने है केवल एक, और वो है आपके सामने ये, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जहां पर क्या आ रहा है, पहले ए के बाद बी तुरंत आ रहा है। इस वाले ऑप्शन में भी है। देखिए अगर कभी ऐसा हो, आगे भी हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो मोस्ट उपयुक्त है ये आपको मालूम है 1905 में आया है, दुनिया की कोई ताकत इसको मना नहीं कर सकती। और ये आपको मालूम है 1939 में दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती है। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम है कि ए के बाद ही बी आएगा। ठीक है, अब ए के बाद बी इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, बचते हैं केवल दो, या तो ये वाला या तो ये वाला। अब आप सोचिए आप किसको मार्क करेंगे, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा। थोड़ा भी अगर आपके पास विवेक बुद्धि है तो आप समझ सकते हैं अल्फा बीटा गामा ये एक साथ समय में आया होगा। ठीक है, अल्फा फिर बीटा, और इस प्रकार से थोड़ा भी अगर आप ये लॉजिक लगा सकते हैं उस हिसाब से सी डी ए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एटलीस्ट इन ऑप्शन में सही है कि पहले ये आया है उसके बाद ये आया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बी मार्क किया है तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की सीरियसली आवश्यकता है। आर्मी अल्फा आएगा, उसके बाद बिने साइमन पे आप कूदेंगे, फिर आर्मी बीटा पे कूदेंगे, और फिर यहाँ पर 1939 में कूदेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 सी डी ए बी। और ये क्रोनोलॉजिकल के सवाल आगे भी आपको टकराएंगे इसी यूनिट से। ठीक है, तो जो अगर आप टेस्टिंग सीरीज के एक्सेस है आपके पास तो वहां पर इस प्रकार की और चीजें अपडेट हो जाएंगी, तो आप चिंता ना करें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 68, व्हाट आर सम इम्प्लीकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी को एसेस करके आप कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए, या फिर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, ये आपका एक न्यू पैटर्न का सवाल जो है यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, तो आप ध्यान रखें। उन्होंने बोला है एम्प्लॉयमेंट सेक्शन क्लिनिकल डायग्नोसिस आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए काम करेगा। न्यूरोलॉजिकल आप काम नहीं कर सकते और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आप यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। नए प्रकार का है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, रिपीट नहीं होगा। अगला जो रिपीट होगा वो और किसी असेसमेंट पे आपको पूछा जाएगा। यह है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 69, थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंट इंटरफेरेंस इन्फेरेंस, बैलेंस थ्योरी ऑफ लाइकिंग, कोवेरिएशन थ्योरी और आपकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये आपको पूछा गया है यहाँ पर, और इसमें से आपको ये वाली मालूम होगी और ये वाली मालूम होगी, क्योंकि इनका उल्लेख आपके पीवाईक्यू में इसके पहले किया हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिली है थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस और आपकी बैलेंस थ्योरी ऑफ लाइकिंग। उन्होंने क्या किया है, सोशल साइकोलॉजी को अब और डीप में और नई नई थ्योरीज लेके आ रहे हैं और वहां से कुछ को उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज थे, C1 D2 ये एब्सोल्युटली सही है यहाँ पर। कोवेरिएशन थ्योरी केली के द्वारा, जिसको आपने देखा है CCD मॉडल के रूप में, और फेस्टिंगर वाली आपकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी की आप यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आपने अगर थर्ड और फोर्थ में अगर आपने मार्क किया है इस सवाल को, तो आप ऑन द सेम लाइंस हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड आप किसी हालत में मार्क नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट ए के साथ 1 मार्क किया है और बी के साथ यहाँ पे 3 मार्क किया है, इस वाले ऑप्शन के अंदर ए के साथ 2, तो ये आपका बिल्कुल भी लॉजिकल ऑप्शन आपने सही मार्क नहीं किया है। ठीक है, अभी आपने देखना है थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस जो जा रही है वो किसके साथ जाएगी, वो जाएगी आपकी जोन्स एंड डेविस के साथ में। और ये आपको इनकी थ्योरीज पढ़नी है नेक्स्ट टाइम के लिए, टेक 25 के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ए के साथ 3 जैसे ही मार्क करते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी के साथ 1, डी के साथ 2। एनडीए भी जानता है कि आपको ये मालूम होगा और आप कंफ्यूज होंगे इन दो थ्योरीज के बीच में, इसलिए देखिए दो ऑप्शन में उन्होंने सी के साथ 1 और डी के साथ आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अगर आपने थर्ड और फोर्थ में कुछ भी मार्क किया है, सही आप लाइन पे हैं, पढ़ाई सही से हो रही है। और अगर आपने इनमें से 1 और 2 मार्क किया है तो आपने प्रॉपरली पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, समझा नहीं है, क्योंकि फेस्टिंगर के बारे में
सोशल कंपैरिजन थ्योरी आपको पहले भी इसके द्वारा पूछी गई है। और आपको बताएं एक शॉकिंग बात कि आपने ये सब हमसे पढ़ के रखा हुआ है ऑलरेडी। जाकर खोलिएगा अपनी 2021 की सीरीज और अभी आप जो देखने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको एक शॉक लगाएगी कि किस प्रकार से 2021 का सवाल आपको पूछा गया है जून 2025 के अंदर। ठीक है, और ये सवाल अगर आपने, ये सीरीज फ्री में है एक्चुअली, ठीक है, आप फ्री में देख सकते हैं इसको प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपने वहां से सीखकर नॉलेज केवल उसको रिपीट किया होता तो यहाँ पर देखिए इस सवाल के 2021 के ऑप्शन नंबर 4 में जोन्स एंड डेविस छुप के बैठे हुए हैं, करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके सब पढ़ लो, सब कर लो, नॉट पॉसिबल। आपको स्मार्टली अभ्यास करना है, तैयारी करनी है, तो जितना बता रहे हैं उतना आप अच्छे से कर लो, काम आपका हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2021 की इस चीज को, करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी को हमारे द्वारा बताया गया है, उसको आप रिपीट नहीं करके देखेंगे तो आपका काम कैसे होगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी अगर आपने सीख लिया होता इस पीवाईक्यू से कि ये किसके द्वारा दी गई है, जोन्स एंड डेविस के द्वारा, और आप इस ए के साथ 3 मार्क करते और आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन भी आ रही है, इंपैक्ट भी आ रही है, इक्विटी थ्योरी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, डोंट वरी। लेकिन आपने देखा ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, और कब का पीवाईक्यू है यहाँ देख लीजिए, इसके अंदर ये है आपका जून एंड दिसंबर 2021 का। इसलिए आपसे बोलते हैं अगर आप यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, उस चीज का आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हमारे लगाइए, जो भी आप लगा रहे हैं, लेकिन यूनिट वाइज अगर आप लगाते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में एक नया प्रकार का सवाल, लेकिन क्या है, ये एक आपका कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है, मिर्गी का दौरा पड़ना निम्नलिखित का परिणाम हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी पड़ रही है उसके पीछे रीजन क्या है, उनको यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अब आप बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है। अगर आपने मिर्गी के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ पर एपिलेप्टिक सीजर्स की बात हो रही है, इंग्लिश में देखते हैं कुछ ही पलों के अंदर। लेकिन अगर किसी को मिर्गी पड़ रही है तो उसके परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, सिर में संघात, नाक बहना, नेत्र में फ्लू आना और मस्तिष्क में ट्यूमर। ठीक है, मिर्गी का दौरा पड़ना निम्नलिखित का लिखा हुआ है कि होना चाहिए था, निम्नलिखित के परिणाम से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में देखिए सवाल नंबर 70 थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एपिलेप्टिक सीजर्स कैन बी अ कंसेक्वेंस ऑफ, यानी कि इनमें से किसकी वजह से आपको एपिलेप्टिक सीजर्स होंगे। खैर आपको केवल यहाँ ये बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हेड ट्रॉमा, नोज रनिंग, आई फ्लू या फिर ब्रेन ट्यूमर। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रेन ट्यूमर एंड हेड ट्रॉमा यहाँ पर होगा। बहती हुई नाक और आई में अगर आपके फ्लू है उसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स, या उस वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स यहाँ पर आपको किसी हालत में, या उसकी वजह से आपको नोज रनिंग होगी, आई फ्लू होगा, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से ये समझना चाहें, मिर्गी का दौरा पड़ना निम्नलिखित का परिणाम हो सकता है। सिर में संघात मिर्गी का दौरा लेके आएगी, मस्तिष्क में ट्यूमर आपको लेकर आएगा। यहाँ पर एपिलेप्टिक सीजर्स आपको क्यों हो सकते हैं, हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं और ब्रेन ट्यूमर की वजह से यहाँ पर हो सकते हैं। ये एक आपका न्यू टाइप का सवाल है। ठीक है, नया टाइप का सवाल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, सीजर्स आपको यहाँ पर पहले भी पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू के अंदर। तो एक कंबाइंड सवाल कहेंगे, हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके 20 सवाल देख लिए हैं और 20 सवाल में से आपको समझ में आ गया है अप्रोक्सीमेटली 14-15 के आसपास आपके पीवाईक्यू रिपीटिशन चल रहे हैं। और अगर आपने ये इमेज देखी है पहली बार, तो आपने मतलब इसके पहले देखा हुआ है आपने, तो आप इस सवाल को ऑब्वियसली सही आंसर करेंगे। मनस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ईओपी वाले वीडियोस में। एंड उसी के साथ साथ सवाल है आपका बुद्धि, अहंकार, मनस और प्रकृति के बारे में। योग में चित्त में 3 स्तर के कार्यकरण को विभेदित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्तर में व्यष्टिकरण के सिद्धांत का निरूपण होता है। बुद्धि, अहंकार, मनस, मन। आपको यहाँ पर आंसर है अहंकार। अहम ब्रह्मास्मि, अहम 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 की बात हो रही है, अहंकार आएगा वहां पर। और ये देखिए ये इनडायरेक्ट सवाल दिसंबर 2022 से आया हुआ है। 2 सवाल हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। इस सवाल के अंदर आपको बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ इंक्लूड मनस, बुद्धि, अंतःकरण। अगर आपने इसको यहाँ पर समझ लिया कि ये किसके अंदर आते हैं, आपके भारतीय संप्रत्यय स्व के बारे में। मनस मतलब मन की बात होगी, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस और अंतःकरण आपको यहाँ पर। तो अगर आपको ये मालूम है मनस में मन की बात होगी, बुद्धि में आपकी इंटेलिजेंस की बात होगी, अंतःकरण में और कुछ होता होगा, अगर आपको इतना भी आइडिया है, थोड़ा भी आपको कॉमन सेंस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि बुद्धि और मानस तो यहाँ पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लेवल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अहंकार यहाँ चिपका हुआ है, प्रकृति चिपकी हुई है। अगर आपको ये मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा, सांख्य योग के अंदर हम बात करते हैं प्रकृति और पुरुष के बारे में।
पुरुष से हमको कहां पर जाना है, प्रकृति में जाना है, यानी कि पूरा कॉस्मोस, उस सब चीजों के अंदर जाना है। उतनी डिटेल में फिलहाल जाते नहीं है क्योंकि ये लेक्चर नहीं है। एंड अगर आपने इसको भी एलिमिनेट कर लिया, इसको भी एलिमिनेट कर लिया, इसको भी एलिमिनेट कर लिया, तो आपका आंसर अहंकार आपको निकल कर दे देगा। एग्जाम टाइम में, रियल टाइम में थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन आप पीवाईक्यूज लगा क्यों रहे हैं, ताकि इस प्रकार की ट्रिक्स को आप वहां पर अप्लाई कर सके कि अच्छा 22 में देखा है मैंने, बुद्धि और मानस तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, और मैं क्या कर लूंगा, चुपचाप बैठ के मैं जो है यहाँ पर पीवाईक्यू लगा लूंगा क्योंकि सर ने बोला हुआ है। और देखिए एक और झटका आपको यहाँ पर, ये सवाल है आपके 2021 से, और आपको जो डाउट था प्रकृति के बीच में और अहंकार के बीच में, वो भी देखिए, ये ऑप्शन दूर नहीं करेगा, सवाल दूर कर देगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है, पीवाईक्यू लगाना 19 से लेके 25 तक। अगर हमारे एक्सप्लेन वीडियो सारे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, केवल उतना ही करना है रिपीटेशन में। इन विच स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योगा की बात कर रहे हैं, प्रकृति रिमेन्स आइसोलेटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इनटू सेल्फ। यहां पर उसका मतलब आपको यहां पर समझ में आएगा। ठीक है, प्रकृति रिमेन्स आइसोलेटेड एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इनटू सेल्फ की यहां पर बात हो रही है, एंड जो आपके लिए आंसर आसान बना देता है इस सवाल के अंदर, बुद्धि अहंकार मनस। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये भी एक पीवाईक्यू रिपीट है? 2021 में देखा आपने, 22 में देखा आपने, और इस सेशन के अंदर देखा आपने इसके बारे में। अगली बार फिर से आएगा, हाँ काफी समय बाद लाया गया। देखिए 21-22 के बाद इसका उल्लेख बहुत कम हो गया था, एक आध बीच में कहीं किया होगा, लेकिन उतना रिलेवेंट नहीं है, और आगे के लिए आपको ये रहेगा। ठीक है, अब ये तो देखिए बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिंपल सा निमोनिक है, कई बार पूछा हुआ है इसको। ठीक है, पिछले 3 साल में ये आपको 4 से 5 टाइम्स रिपीटर है। ठीक है, ये सवाल तो बट ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यू में कंपटीशन बढ़ाएगा, कट ऑफ हाई लेकर जाएगा। अगर बार बार वही सवाल, सिर्फ जिसको भी अगर ये निमोनिक पता है, ए पी एम वी ए, अन्नमय प्राणमय मनोमय, वो चुटकियों में लगा के आगे निकल जाएगा, कट ऑफ बढ़ाएगा। और चलते हैं सवाल नंबर 73 की ओर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 73, ए बी सी डी क्या पूछ रहे हैं आपसे, स्क्यूनेस के बारे में पूछ रहे हैं, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट के बारे में, क्राइटेरियन के बारे में, स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में। इनमें से 3 चीजें ये आपसे कई दफे कई बार पूछ चुके हैं, और वो कौन कौन सी है? वो है आपकी स्क्यूनेस, यहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, और आपका स्टैंडर्ड स्कोर। ठीक है, और ये आपका पीवाईक्यू रिपीटेशन है, आपको हर बार देखने मिलेगा एग्जाम के अंदर। रिसेंट अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन, तो आपको जून 24 का पेपर अभी दिखा देते हैं, वहां से आपको ये सवाल लिया गया है। आप खुद देखिएगा, स्टैंडर्ड स्कोर जहां पर है वही का वही आपको मिलेगा। और ये देखिए, ये है आपके जून 24 का सवाल। क्या पूछा है? परसेंटाइल, टी स्कोर, जेड स्कोर और आपका स्टैंडर्ड स्कोर। अगर आपने यहाँ पर इस पेपर में सीख लिया स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर, लॉजिक लगाकर यहाँ पर उसको आप मार्क कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, स्क्यूनेस क्या देखने मिलती है आपको यहाँ पर? आपको एसिमेट्री। अब ये भी देखिए, आपके 22 में लिया था ये सवाल। ठीक है, ये सवाल आपके 2022 का जो पेपर था जुलाई, वहां से आपको ये लिया हुआ है। स्क्यूनेस का आपको देखिए पूछा गया था एनपीसी में क्या क्या होता है, सिमेट्री मिलती है नहीं मिलती है, वो सब चीजें, स्क्यूनेस भी आपको वहां देखने मिली थी। तो ये आपको देखिए सिंपली आपका पीवाईक्यू रिपीटेशन चल रहा है। अगर आपने इसको समझ लिया, सीख लिया, तो इसको आप सही सही मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके फ्री के सवाल है। ठीक है, कट ऑफ 250 जा रहा है। क्यों जा रहा है, वजह क्या है कि इतना भारी भारी 20-50 पीवाईक्यू आप लगा के दोगे बच्चों को, तो वो तो लगाएंगे ही, जिनको समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो 170, 180, 160, 180, 190 ऐसे आप लटकते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 74, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्रोनोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। अगर आपको लगता है आपने एग्जाम दिया और आपने ये सवाल गलत किया है, तो गलती इसमें किसी की नहीं है, गलती इसमें आपकी है। एनटीए ने आपको यहाँ पर मुफ्त के नंबर बांटे थे, ठीक है, लेकिन आप जो है यहाँ पर मुफ्त के नंबर आप उठा नहीं पाए, और 2 नंबर आप चढ़ाकर आ गए वहां पर कि आप हमसे ले लीजिए। एनटीए दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज 2 नंबर ले लीजिए, हम इसको रॉन्ग करके जा रहे हैं। सही आंसर इसका 3 है, और इसका उत्तर कहाँ छुपा हुआ है? उत्तर छुपा हुआ है पीवाईक्यूज में, क्योंकि ये पीवाईक्यू रिपीट है आपके जून, हिंदी लिखे अंग्रेजी लिखे, जून 2023 का। ठीक है, चिंता ना करें, प्रूफ देखने वाले हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर चंद पलों के अंदर। जैसे ही आप इस पीडीएफ में आएंगे, जून 2023 के 3 सवालों में देखिए देखिए देखिए, अरेंज द इमरजेंस ऑफ फॉलोइंग लीडरशिप अप्रोचेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो आंसर यहां पर है वही आंसर आपका वहां पर है, सी ए डी बी। एंड यहां पर देखिए ट्रेड थ्योरी सबसे पहले आएगी, फिर आपकी बिहेवियरल थ्योरी आएगी, फिर आपकी कौन सी आएगी, फिर आपकी आएगी यहां पर कंटिजेंसी थ्योरी, फिर आएगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, और फिर अंत में आएगी आपकी सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी। सेम टू सेम पीवाईक्यू पूछा गया है आपके जून 2023 से। गलत किया है तो
फिर मुश्किल है इस पेपर के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आपको अगर अभी चांद दूर से दिख रहा है तो आपको पास से बड़ा होके नहीं दिख सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, सही चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। द एथिकल गाइडलाइंस ड्यूरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड, परीक्षण के जो आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके दौरान आपने निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत दिशा निर्देश में सम्मिलित नहीं है। ये भी क्या है, ये भी एक आपका सिंपल पीवाईक्यू रिपीट है, आपके रिसर्च एथिक्स से इसको लिया गया है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षार्थी की सहायता करना, क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर कर रहे हैं कोई टेस्ट आप, तो क्या आप उसकी सहायता करेंगे? उस टीचर की, आई मीन टीचर जो है बच्चों की सहायता करेगा। गोपनीयता बनाए रखना, क्या आप उस परीक्षा में गोपनीयता बनाए रखेंगे? परीक्षार्थी की सहायता करना, क्या आप उसकी सहायता करेंगे? प्रतिभागी से सहमति लेना, तो बट ऑब्वियस सी बात है बी और सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, उस परीक्षण की आप गोपनीयता बनाए रखना चाहेंगे और उसी के साथ साथ आप जो है प्रतिभागी से क्या करेंगे वहां पर। अच्छा, बी और डी तो दिया ही नहीं हुआ है, ओके, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि आप पूछ रहे हैं सम्मिलित नहीं है। यही आपको दिखाना चाह रहे थे कि आपको फोकस रखना है कहां पर, सवाल में पूछा क्या गया है। ए और सी आपको सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होता है। प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षार्थी की सहायता करना शामिल नहीं है, और परीक्षार्थी की सहायता कर, दोनों तो एक ही दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत किधर है? फिर ए और सी, फेवरिंग द एग्जामिनी नहीं करना है, हेल्पिंग भी नहीं। अच्छा, ये ट्विस्ट है, हेल्पिंग द एग्जामिनी का मतलब और फेवरिंग द एग्जामिनी का मतलब अलग अलग है, और हिंदी में तो सेम हो रहा है, ठीक है। तो ए और सी जो है वो इसका सही आंसर है तथा कथित रूप से, और ये भी आपका एक पीवाईक्यू चलेगा बड़े आराम से, नो नीड पीवाईक्यू है आपका ये तो बनना चाहिए आपको। और इस सवाल से स्टार्ट होता है आपका एक नया लेवल, एक्सट्रीम लेवल, जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी ने पुटअप किया है इस पेपर के अंदर। और अब आपको बायो साइकोलॉजी में और घुस के डिटेल में पढ़ना होगा अच्छे से। आप क्या करेंगे, चैनल पे देखिएगा, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान के जैविक आधार के 2 लेक्चर ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनमें जाकर देखेंगे आप, तो आपको उसके आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कोर्स प्रोग्राम का पार्ट है तो आपने ये वीडियोस एग्जाम के पहले ऑलरेडी देख लिए हैं, और आपने यहाँ पर सही सही मार्क किया है। उसका नमूना भी ये सवाल ने बता दिया है कि जो आपने सीखा था उसको आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अनुक्रम में सजाएं, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपके लिए न्यू हो सकता है। ड्यूरा मैटर, सब एरिकनॉइड मैटर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है ड्यूरा मैटर, देन आपको मिलेगा एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, फिर आपको यहाँ पर सी सबसे एंड में आएगा, तो आपका आंसर तो इसी बेस पर निकल जाएगा, ठीक है, सब एरिकनॉइड स्पेस, और फिर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो आप जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के रिसेंट के लेक्चर्स है 1, 2 और उसके अपकमिंग पार्ट्स जो हैं 3 and 4, उसको आप देखना ना भूलें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सवाल क्यों आया हुआ है, क्या पूरी वजह है, वो आपको उसमें जानने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, लेवल अप कर दिया है, तो आपने भी अपना लेवल अप करना है। आपको भी अब जो है सीएनएस पीएनएस के बाहर तो ठीक है, अंदर भी अब घुस के और पढ़ना होगा। सवाल नंबर 77, एक बार फिर से मुबारक हो आपको यहाँ पर बखूबी, ये आपका पीवाईक्यू रिपीटेशन है 2019 का, ठीक है, 19 या 20 कोई एक सेशन था, वहां पर आपको ये मिल जाएगा सवाल करने को। Which of the following are the laws of learning, law of effect, recency, primacy? देखिए ये दोनों तो आपके मेमोरी के होते हैं, आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था आपको ये, E.L. थॉर्नडाइक। और अगर हमारे रेगुलरली लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो भी बड़े आसानी से। थीम क्या है, थीम वही घिसी पिटी आएगी, बस आपको कॉमन सेंस लगा के उसको सही सही निकालना है एग्जाम के अंदर। वीडियोस देखना है, जो बता रहे हैं उतना ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। जो बताया है या तो वो आएगा, या फिर जो नहीं बताया है वो आएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है 3 ऑप्शंस तो बताए हुए रहेंगे और एक जो नहीं रहेगा उसको आप मार्क कर देंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। एक और पीवाईक्यू आपका फिर से यहाँ पर एक घिसा पिटा सवाल, FSNPA निमोनिक है, अगली बार आएगा तो मार्क कर देना, 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको, कोई परेशानी के नहीं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 79, द 4 ब्रह्म विहारास आर रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस रिलेशनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्म विहार्स करस्पॉन्ड टू कंपैशन। अब ये सवाल देखिए लिया हुआ है ब्रह्म विहार से, और ये आता है आपके बुद्धिज्म में फॉल करता है, यूनिट नंबर 1 में चिपकेगा आपका ये सवाल ई बुक के अंदर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अगर आप यहाँ पर हिंदी बेल्ट से हैं, अगर आप यहाँ पे साउथ इंडिया से नहीं है, हिंदी आप जानते हैं समझते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इनमें से किसी भी शब्द का थोड़ा बहुत आपको मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। उपेक्षा आपको पता होगा गारंटीड, करुणा आपको पता होगा गारंटीड, और मैत्री आपको पता होगा गारंटीड। मुदिता के बारे में आपको शायद मे बी कुछ एक्शन आपके माइंड में ना काम करे, ठीक है।
और मैत्री जानते हैं, फ्रेंडशिप की बात करेगा। करुणा आपको पता नहीं है एग्जैक्टली। उपेक्षा मतलब किसी की उपेक्षा करना। अगर केवल सोचिए कि उसने उसकी उपेक्षा की, तो क्या वो कंपैशन की बात करेगा। वर्क प्लेस, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस रिलेशनशिप यानी कि संबंधों की बात कर रहे हैं। तो संबंधों में उपेक्षा करना एक अच्छी चीज है या पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है, थोड़ा सोच के देखिए। उपेक्षा करना किसी चीज की, केवल हम यहाँ पर कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, लॉजिकली सोचने की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कि आम भाषा में हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करें। किसी की उपेक्षा करना यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। उसकी उपेक्षा करना, उसको नजरअंदाज करना, उस पर ध्यान नहीं देना। तो ये और ये तो आपको क्लियर है। कंफ्यूज है आपके करुणा और मुदिता के बीच में, और थोड़ी बहुत भी अगर आपकी हिंदी बेहतर है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। कंपैशन का अर्थ होता है आपकी करुणा से। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके बुद्धिज्म पूरा एकदम खंगाल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेंगे। इस प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा पाते हैं तो आपने इसको यहाँ पर करुणा मार्क किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल भी हैं आपके, और ये आपका एक न्यू टाइप का सवाल इंक्लूड किया गया है इस वाले पेपर के अंदर। बुद्धिज्म से आपको अभी तक यहाँ पर 2 सवाल देखने मिले हैं, और दोनों के दोनों ही आपको यहाँ पर PYQ रेपिटेशन मिल रहे हैं। पहला वाला तो गारंटीड था, ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे के लिए क्या करेंगे, आगे के लिए वीडियोस देखते रहिए, चारों ब्रह्म विवरा समझा देंगे आपको। छोटी सी कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने इस प्रकार से कॉमन सेंस अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अगली बार आपको यही चारों देंगे। हो सकता है कोई नई चार डाल दें आपको, वही ब्रह्म विहार की जगह कोई विहार ब्रह्म कर दें, और फिर आपसे पूछे तब क्या करेंगे आप। तो अगर आप इस प्रकार से थिंकिंग अप्लाई करेंगे तो आप स्वयं से भी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 80, हर पेपर में देखिए आएगा ये सवाल। ये घिसा पेटा सवाल है, हर पेपर के अंदर आएगा। PYQ ईच पेपर, हर पेपर के अंदर आपको ये देखने मिलेगा इस प्रकार का सवाल। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट से तगड़ा करके जाना है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। सवाल थोड़ा यहाँ प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया हुआ है, उसकी चिंता छोड़े आप स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। उसी के साथ साथ रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या क्या होता है वो भी आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 81, स्क्वायर रूट ऑफ AVE, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। और यहाँ पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और ऊपर ले गए, ठीक है। कुछ सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड वाले लगाए गए हैं यहाँ पर। ये आपका एक न्यू कंसेप्ट लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका डायनेमिक है, हर बार कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ये आपका एक नया प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पर लेके आए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका PYQ बिल्कुल नहीं है। कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, प्रेडिक्टिव, ये तीनों आपके PYQ में आ चुके हैं। क्राइटेरियन भी आपका आ चुका है। ऑप्शंस आपके PYQs में है, लेकिन ये आपका एक नया टाइप का चीज लाई हुई है उन्होंने इस पेपर के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपने और डिटेल में पढ़ना है चीजों को, और समझना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ये केवल 1 2 ही सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी जो आप देख रहे हैं वो आपको मालूम है अबाउट PYQs। सवाल नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग कोर प्रिंसिपल्स। इसके पहले पीस साइकोलॉजी से नहीं लाया गया है सवाल, ये आपका नया सवाल है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो 2 सवाल एकदम नए, ब्रांड न्यू, 2 या 3 हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रिकंसाइलिएशन, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल रूट्स ऑफ वायलेंस, बिल्डिंग कल्चर ऑफ पीस, ठीक है। इसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोलली कंप्लीटली आपके PYQ बेस की। उसी कड़ी के अंदर एक और नया सवाल, सारे नए सवाल इन्होंने लगता है एक साथ ही पूछ लिए हैं यहाँ पर। ये भी आपका एक न्यू सॉर्ट ऑफ है। एंड देन अगेन देखिए यहाँ पे एक और PYQ आ चुकी है आपकी फिर से। ये आपको हर पेपर में देखने मिलेगा, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के बारे में। केवल क्या पूछ रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के गोल्स क्या होंगे, आप उनको उतना बता दो, ठीक है। यानी कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी या साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, सवाल वही है, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर हो जाओ। प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, अपने बारे में सोचो। डेवलपिंग कोपिंग स्किल्स और प्रमोट इंटरपर्सनल ग्रोथ, क्या करेंगे आप ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के अंदर। आप इंटरपर्सनल ग्रोथ की क्यों बात करेंगे, आप बात करेंगे स्वयं के ग्रोथ की। प्रमोट पर्सनल ग्रोथ और आपकी इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पर आपका PYQ एक बार फिर से लगाया हुआ है। यहाँ पर बात करें आपको इस वाले अंदर, ये है आपका PYQ रेपिटेशन। और ये अगर आप रिसर्च सीरीज की एक्सेस है तो आप यहाँ पर पहले ही वीडियो में ये सब चीजें सीखेंगे। मीन, मीडियन, मोड। सवाल देखिए आपको लिया गया है जुलाई 2022 के पेपर से, जहां पर आपको एक रेंज दी हुई थी, यहाँ पर कॉमा 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 यहाँ पे नंबर दिए हुए थे, उनको आपको जमा कर क्या निकालना था, उसका मीडियन निकालना था। ये देखिए जुलाई 22 का सवाल, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द स्कोर्स गिवन बिलो। इनको क्या करेंगे आप, पहले जमाएंगे, इनको रैंक करेंगे उनके नंबर के आधार के ऊपर, और 17.50 आप इसको लेकर आएंगे। तो जब आपको पता चल गया है वहां पर डैश इज द यूजफुल इंडेक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 ही होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, विच इज द मिडिल मोस्ट स्कोर व्हेन ऑल द स्कोर्स हैव बीन रैंक्ड। देखा आपने, PYQ ही पूछा गया है, बस उसके थोड़े से अलग से पैटर्न में, ठीक है। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि वही हमको रेंज फिर से निकालने पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे वो निकालने, हो गया खत्म, ठीक है।
लेकिन उसके आधार पर भी क्या पूछा उन्होंने कि अगर उस बच्चे ने 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है, साइको प्रोफेसर के वीडियोस देखे हुए हैं, तो क्या वो ये बता पाएगा कि वो मीडियन यहाँ पे लगा पा रहा है या नहीं। तो यही केवल ट्रिक थी इस सवाल के अंदर। ये सवाल 86 नंबर का न्यू स्टैंडर्ड हाई, लेकिन पहले से वीडियोस देखे हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको मिल जाएगा कहाँ देखने के लिए, क्या होता है, ड्यूरा मैटर भी समझ में आएगा, एरिकनॉइड भी आएगा, सुपर एरिकनॉइड, सब एरिकनॉइड भी आएगा और पिया मैटर भी आएगा। केवल आपने जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं, इनको आपने देख लेना है अच्छे से। समझ में तो यही आ जाएगा, लेकिन और एडवांस के लिए आप यहाँ जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा वहां से कि इसका आंसर क्या होगा। उसी श्रेणी के अंदर फिर से एक बार आपका ये पीवाईक्यू रिपीट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जनरल रिसर्च क्वेश्चन कलेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, स्टेप्स आपके साइंटिफिक रिसर्च वाले लगेंगे काम यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको जो है हर पेपर में देखने मिलेगा, ईच पेपर, जहां जहां ईच लिखा है यानी कि ये आपको हर पेपर में देखने मिलेगा इसी से संबंधित सवाल। एक और पीवाईक्यू आपका पूछा गया है, क्या आपका फैक्टर एनालिसिस सवाल थोड़ा सा यहाँ पे न्यू पूछा गया है, इस प्रकार का सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है आपके पीवाईक्यू का और न्यू का। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल रोटेशन और ऑब्लिक रोटेशन, इस प्रकार से सवाल आपका पहली बार पूछा गया है इतिहास में। लेकिन अगर आपने यहाँ पे रिसर्च सीरीज के लेक्चर लगाए हुए हैं 29-30 वाले, तो वहां पे पूरा कंसेप्ट क्लियर है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको यहाँ पर बन जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, और ये लीजिए सवाल नंबर 89 में एक और आपका यहाँ पर पीवाईक्यू हर पेपर में 2-3 टाइम्स सवाल पूछ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने 2-3 बार सवाल पूछा है उसी को कंबाइन करके आपका ये पीवाईक्यू बना दिया है 2025 वाला। द प्रैक्टिस ऑफ आसन पोस्चर प्रोसीड्स प्राणायाम कंट्रोल ब्रेथ। केवल कुछ नहीं करना, फ्री नोट्स भी आपको दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहां भी बताया हुआ है निमोनिक यम नियम आसन प्राणायाम। अगर आपको बंधु ये मालूम है कि आसन पहले आएगा फिर प्राणायाम आएगा, तो आपने निकाल लिया है ये वाला ऑप्शन, द प्रैक्टिस ऑफ आसना प्रीसीड्स प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम के पहले क्या आएगा, आपका आसन आएगा। केवल अगर आपको इतना ज्ञात है तो। ठीक है, और बाकी में क्या आता है आगे, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फ्री नोट्स डले हुए हैं, उनको वहां से आप देख सकते हैं स्पेशल वाले। इंस्ट्रक्शंस ऑफ योगा सूत्र आर नॉट रिलेवेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर आपको थोड़ा भी मालूम है इसके बारे में तो आंसर निकाल लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स, अष्टांग, बिल्कुल सही बात है, तभी तो इसको हम अष्ट बोल रहे हैं। अष्ट मतलब यहाँ क्या डिनोट करता है, 8 के बारे में डिनोट करता है। डिलिजेंट एंगेजमेंट इन योगिक प्रैक्टिसेस कैन लीड टू कैवल्य, ऑब्वियसली। योगा सूत्र इज बेस्ड अपॉन एंशिएंट न्याय सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये पता है बस ए और सी, कहानी आपकी पूरी आसान हो गई। आपको डी नहीं पता है तो भी चल जाएगा, एनटीए ने माफी कर दी आपको कि भैया माफ हो जाओ, आप नहीं पता आपको कैवल्य ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा, रिलैक्स, आराम से। लेकिन आप बस हमको ये बता दो कि क्या आप इतने जानकार हो कि ए आपको पता है और सी आपको पता है। हमको आपसे केवल यही जानना है ए और सी पता है या नहीं पता है। ए और सी पता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है आपको मार्क करने के लिए, क्या मार्क करेंगे आप यही मार्क करेंगे। अगली बार के लिए पढ़ने बैठेंगे कैवल्य न्याय सिस्टम, पढ़ने बैठिए, 2 नंबर लूज करेंगे, लेकिन जितना यहाँ बताया है उतना कर लें, उतना काफी होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए पतंजलि योग सूत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्राणायाम से पहले आसन का अभ्यास किया जाता है, यस। सबसे पहले आपका यम आएगा, फिर नियम आएगा, फिर आसन आएगा, फिर प्राणायाम आएगा। अगली बार देखिए फिर पीवाईक्यू आएगा, क्या पूछेंगे कि नियम के बाद आसन आता है या नियम के बाद प्राणायाम आता है, तो आप ये मत बोलिएगा कि नहीं हमको नहीं आता है, ये आपका पीवाईक्यू ही चल रहा है। इसमें 8 अंक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 8 अंक आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 90, मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी डिनोट्स। अरे रे रे, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ना, ये कैसे बनेगा आपसे, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, जानते ही नहीं आप इस प्रिंसिपल के बारे में, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन आप एक चीज तो जानते हैं, और वो क्या है, वो है ये चैनल और उसी के साथ साथ आपके पीवाईक्यू। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये एक कॉपी पेस्टेड पीवाईक्यू है आप ही के एग्जाम से। ठीक है, ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये एक पीवाईक्यू है आपका, आपके कैंसल्ड पेपर से पीवाईक्यू उठाया हुआ है और सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा गया है, अभी आप देखने वाले हैं अपनी आंखों के सामने। इसलिए कह रहे हैं 90 सवाल, अप्रोक्सीमेटली 40 सवाल कर लिए हमने, और 25 से 30 सवाल आप केवल यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ नए देख रहे हैं, बाकी आप पीवाईक्यू रेपिटेशन यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग प्रकार से। ठीक है, और यही प्रकार आप जितना जल्दी देखेंगे एग्जाम में, उतना जल्दी आप एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या आंसर है, चलिए छोड़िए, आपको नहीं पता।
यहाँ पे क्या आंसर है नहीं पता। लेकिन क्या होता अगर आपके पास ये यूनिट वाइज ई बुक का प्रैक्टिस सेट होता और आप प्रैक्टिस करते। सवाल नंबर 4 इस पेपर के अंदर से क्या पूछ रहा है, मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल इन रिसर्च रिफर्स टू। बस ये वाले स्टेटमेंट को यहां तक दे दिया है और ये ऑप्शन जो है कौन सा आपको चलिए नहीं पता यहाँ पर क्या आंसर होगा। लेकिन आप नीचे आते इस ई बुक के अंदर, आते 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 सवाल देखते 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 अच्छा ये सब सवाल आते हैं, आपको मालूम पड़ता चौथे का आंसर सी है। चौथे का आंसर सी है, ये आपको मालूम पड़ता। ठीक है, ओके। फिर आप आते इस चौथे सवाल के ऊपर एंड फिर क्या करते, फिर करते आप चौथे का आंसर क्या है, सी। सी तो है नहीं, मतलब क्या होगा यहाँ पर थर्ड इसका आंसर है। थर्ड में क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक वेरिएंस। आप सिस्टमैटिक वेरिएंस को मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे एरर वेरिएंस को और कंट्रोल करेंगे एक्सट्रानियस वेरिएंस को। थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होगी ये कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, और नहीं मालूम है आपको तो आप अगर रिसर्च सीरीज देख रहे हैं तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। और बस कुछ नहीं करना आपको, आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ फाइंड आउट करना है। कहाँ दिख रहा है आपको तीनों चीजें, वो दिख रही है आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर, मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस, मिनिमाइज एरर वेरिएंस और कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएंस। मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस, मिनिमाइज एरर वेरिएंस एंड कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएंस। ये आप घर बैठे इसको लेके जा सकते थे, 2 नंबर वहां पे हंसते खेलते हुए आप ले सकते थे। लेकिन एक छोटी सी गलती ने आपको यहाँ पर -2 पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। ये भी एक आपका पीवाईक्यू है, अप्लाइड बेस पे पूछा हुआ है, एनालॉजी ह्यूरिस्टिक हर बार आएगा, ये सभी आपके हर बार आएंगे, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ईच टाइम रिपीट होता है ये सवाल, और ये आपने आई गेस सही ही किया होगा। ये है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 92, और ये है आपका न्यू सवाल। इसमें आपने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो आप गलती, चल जाएगा। ठीक है, गलती कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका नया टाइप का सवाल है, आपने RWPD नहीं पढ़ा है कंप्लीटली ओके, एक्ट 2016, क्योंकि आज तक इसके पहले सवाल नहीं आया है इससे, तो आप क्यों पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है वो बहुत अच्छी बात है, आपने मार्क कर लिया, लेकिन ये सवाल अब नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। इंटरेस्टिंग ये बात है। ठीक है, तो ये नई टाइप का सवाल है। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे RPWD के लिए, थोड़ा सा करेंगे इसको, बाकी इसमें ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फिर से लीजिए एक और यहाँ पर पीवाईक्यू रिपीटिशन, सेम टू सेम आपको पूछा हुआ है, किसने क्या दिया है, ब्रॉडबैंड का, ट्रीजमैन का, डॉइच एंड डॉइच का, कुनमैन नहीं है कानमैन होगा। तो ये सभी आपको पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। ठीक है, और ये आपका लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है आपकी यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, यूनिट नंबर 5 जो है आपकी है वहां से इस सवाल को लिया गया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और आपको ये सवाल भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर हर बार। अगली बार आपको ब्रॉडबैंड पूछेंगे, ट्रीजमैन पूछेंगे, डॉइच एंड डॉइच पूछेंगे, एक और नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा जब आप जाकर देखेंगे पीवाईक्यू। सवाल नंबर 94, आसन। अभी तो बताया आपको आसन में क्या होगा, मनन उपयोग शवासन, कभी भी अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा। एंड उसी के साथ ये आपका यूनिट नंबर 1 का एक और फिर से पीवाईक्यू लीजिए, पीवाईक्यू यूनिट नंबर 1। कितने तो पीवाईक्यू आए हुए हैं, देखिए आसन में आपको मालूम है, आसन में आप क्या करेंगे, प्रोसेसर करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, आसन में आपको मालूम है, आसन में आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग की होती है या नहीं होती है, सोचिए। आपके आसन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होती है, ये कहाँ होती है, अभी तो बताया आपको, YNAP प्राणायाम में आपकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आपने कितने आसन सुने होंगे, ठीक है, ताड़ासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, और उसी आसन में एक और ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ई में, वो क्या है, वो है आपका शव आसन। ठीक है, अगर आपने कभी शवासन नहीं किया है एक बार जरूर करके देखिएगा, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल से आप लेटिए एक शव की तरह और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, यानी कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यहाँ पर बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि शवासन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये आप निकाल लेंगे इसको यहाँ से ऑप्शन ये वाला। अब आपके सामने बचते हैं थर्ड और फोर्थ में से कुछ आपका सही रहने वाला है। ठीक है, अब क्या सही है उसको देखते हैं। आसन में देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, ये हटा दीजिए। अब बचा बी, सी, ई और ई, ये तो मालूम पड़ गया बी होगा और आपका ई होगा। अब देखिए मनन क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी भी अच्छी है, टूटी फूटी से थोड़ी सी बेहतर है, तो इसको आप निकाल पाएंगे कि मनन मतलब क्या होता है। मनन मतलब है आपका रिफ्लेक्शन। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, चिंतन मनन। मैं चिंतन मनन कर रहा हूं, यानी कि जो मैं थिंक कर रहा हूं उसी पे क्या करूंगा, बाद में रिफ्लेक्ट करूंगा, मैं प्रॉपरली थिंक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं उस टाइप से। तो मनन ये और ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होता है।
अब हमको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस किसी का भी ये पेपर है 106 नंबर में, आप 1 और 2 में से कैसे मार्क कर सकते हैं। मनोचिकित्सीय प्रक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से पूर्वी पश्चिमी संयोजन सही हैं। आसन का मतलब श्वसन व्यायाम कभी नहीं हो सकता। यम, नियम और आसन और प्राणायाम। प्राणायाम में आप श्वसन व्यायाम करेंगे, आसन में आप क्या करेंगे, बॉडी वाले जो प्राणायाम है, सॉरी बॉडी वाले जो व्यायाम है, एक्सरसाइजेज हैं, पोजेज हैं, वो आप करते हैं आसन के अंदर। तो जब ये होगा तो ऑप्शन तो एलिमिनेट बनता ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है आपका कि आप दूसरी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो शवासन देखिए, उत्तरोत्तर पेशीय विश्रांति, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सुबह जाकर घास के ऊपर जमीन पे या चटाई बिछा के या कुछ बिछा के, पलंग वगैरह बिछा के, जिस प्रकार से भी आप है, बेहतर से बेहतर होगा आप अगर धरती पे ऊपर करते हैं तो ये आपकी एनर्जी सारा कुछ जो है आपके धरती पे लग जाएगा। एंड आपको केवल जाके लेटना है, जूते उते पहन के हैं तो ठीक है, नंगे पाँव तो ज्यादा बेहतर है, और ढीले कपड़े पहने और जाकर बस लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा शवासन के दौरान, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी एंड आप उठेंगे टेंशन फ्री। तो देखिए एक बात तो है, इन्होंने यूनिट नंबर 1 को उठाया तो है इस पेपर के अंदर, बुद्धिज्म से 2, योगा से 2, 3, 5 सवाल, 6 सवाल और बाकी कुछ कॉमन सवाल आए हैं, तो अच्छा यूनिट प्रिपेयर किया है इस बार। There are several schools of yoga which of the following represent some of the schools। द्वंद्व योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। इसके लिए आपको, अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। और ये क्या है, जी हाँ आपने ठीक समझा, एक और आपका पीवाईक्यू रिपीटेशन है। क्यों पीवाईक्यू रिपीटेशन है? क्योंकि आपको लेक्चर से बताया हुआ है पहले भी, केवल आपके पास यहाँ पर बीकेटी नहीं, बीसीडी आपके यहाँ काम करेगा। भक्ति योग है आपका, कर्म योग है और ज्ञान योग है, और ये आपको दिया गया है भगवत गीता के चैप्टर्स के अंदर। जब आप पढ़ेंगे वहां पर तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपके पास 3 प्रकार की चीजें हैं, या तो आपका पाथ ऑफ डिवोशन है, आप डिवोट हो जाओ पूरी तरह से, ज्ञान का पाथ है, और पाथ ऑफ सेल्फलेस सर्विस है, अपनी परवाह किए बिना आप जो है सेवा करें, जो कि मतलब कर्म योग आपको इस प्रकार से कहता है। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने मिलेगा, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। सवाल की थीम जो सेट की गई है वो सेट की गई है आपके जून 23 के पेपर से। देखिए, द भगवत गीता हैज 18 चैप्टर्स, अध्याय नेम्ड आफ्टर सम फॉर्म ऑफ योगा विच इज नॉट द करेक्ट अध्याय आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये आपको फ्री नोट्स जो टेलीग्राम पे है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग अभी कहानी घूमने वाली है। ध्यान योग, अक्षर ब्रह्म योग, पुरुषोत्तम योग होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सवाल में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। आपका ये जागृत योग यहाँ दिया हुआ है। सेम ऐसी ही चीजें आपको बताई भी गई थी कि ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपका फोकस कहाँ ले जाएंगे, इन 18 अध्याय के ऊपर, और आपको बोला भी था हमने इसको पढ़ लेना, आपको ये आएगा। चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। यहां पर देखिए सही आंसर क्या है, बी सी डी, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, यहां पर जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर नंबर 3 कर्म योग की बात है, चैप्टर नंबर 4 ज्ञान योग की बात है, और चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग की बात है। आपके 18 चैप्टर, और कौन कहता है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, थोड़ा डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, मल्टी डायरेक्ट, हर प्रकार का सवाल आपको मिल रहा है केवल और केवल पीवाईक्यू अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो। उदाहरण आपके सामने है, योग की अनेक शाखाएं हैं। देखिए सवाल कितना बढ़िया सेट किया है, सीधा सीधा आपसे नहीं पूछ रहे चैप्टर, आप मार्क कर देंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी मार्क कर देंगे आप, लेकिन सवाल कैसे घुमाया है, योग की अनेक शाखाएं हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन कुछ शाखाओं को निरूपित करता है? क्या बोल रहे हैं, देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ योगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सम ऑफ द स्कूल्स। योगा के अंदर ये स्कूल होंगे, लेकिन लिंक कहां से किया है, आपको लिंक किया है आपको आप ही के पीवाईक्यू से, जो आया था मार्क कर देते हैं यहाँ पे जून 23 के अंदर। ठीक है, सवाल नंबर 96, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स बिलोंग टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। मानसिक कुशलक्षेम की कौन बात करेगा? इसमें से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बात करेंगे इसके बारे में, आपके मानसिक कुशलक्षेम के बारे में। और ये भी क्या है, ये भी एक आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू कहां से लिया गया है, अरे ये वाला पेन नहीं, ये वाला पेन, ये भी आपका क्या है, ये भी एक आपका पीवाईक्यू है यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार से आएगा, ये आएगा आपके जुलाई 22 सेशन से। वहां पर देखिएगा सवाल के अंदर आपको पूछा गया है इसके बारे में, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कई प्रकार के हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, वहीं से सवाल उठाया गया है। कैरल रिफ का मॉडल, इसका मॉडल, उसका मॉडल, जो अन्य मॉडल्स पूछ रहे थे उनको अब यहाँ पर डीप में घुस रहे हैं।
एंड यहाँ पर देखिए इस सवाल के अंदर एक और आपका PYQ रिपीट, ठीक है। PYQ रिपीट कैसे, देखिए PYQ रिपीट भी है आपका, ये आपका कॉमन सेंस भी है, सब कुछ है यहाँ पर इस सवाल के अंदर, ठीक है। देखिए सोशल परसुएशन आपको दिसंबर 2023 के अंदर पूछा गया है, विकेरियस एक्सपीरियंसेस, मास्टरी एक्सपीरियंसेस ये आपको पहले 19 में पूछे गए हैं, और फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है, शारीरिक उत्तेजना यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पास्ट में सक्सेस एंड फेलियर इन सिमिलर सिचुएशन एज परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, पास्ट सक्सेस, सक्सेस कहाँ मैच करेगा, परसुएशन में, अराउजल में, मास्टरी में, यहाँ पर सीइंग अदर पीपल लाइक यू सक्सीड ऑन अ टास्क दैट इज सिमिलर टू वन यू फेस, ये आपका कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपके विकेरियस में, ठीक है। जो आप देखते हैं लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, विकेरियस एक्सपीरियंसेस, एल्बर्ट बंडूरा, सेम चीज वहीं पर आपको मैच कर रही है, डी के साथ आपको केवल सेकंड मैच करना है, आंसर आपका निकल जाएगा। सोशल परसुएशन में क्या होता है, सामाजिक परसुएशन में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनकरेजमेंट, इंफॉर्मेशनल फीडबैक, यूजफुल गाइडेंस फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल में क्या होगा, आपकी सेंस ऑफ एंजाइटी, दुश्चिंता आएगी, फॉरबिटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। PYQ रिपीटेशन है, अच्छे से पढ़ना होगा सभी कंसेप्ट को। तो लीजिए उनका मन नहीं भरा तो एक और आपको यहाँ पर PYQ दे दिया है, ये आपका 2021 में आया है, 2024 में आया हुआ है, ठीक है, और ये आपका हर बार रिपीट होता है ये सवाल, कुछ नया नहीं है इसमें। आपको सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी पूछी गई है, LTV पूछी गई है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो आपके होते हैं सिंपली केमिकल मैसेंजर्स। देखिए इतना आसान सवाल है, हर किसी को पता होगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपके केमिकल मैसेंजर्स, इसलिए देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है। और आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, उसको मत भूलिएगा, कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप इतने सारे लाल लाल यहाँ पर PYQs देख रहे हैं, जो आपके लिए एक सिग्नल है कि आपको PYQ लगाना जरूरी है। ओके, आते हैं सवाल नंबर 99 के ऊपर। तो काफी सारे PYQ रिपीट होने के बाद ये आपको एक नया सवाल डाला गया है, न्यू प्लस PYQ है, ठीक है, क्योंकि आपको साइबर बुलिंग के बारे में इसके पहले 2021 में पूछा हुआ है उन्होंने, तो भूलना नहीं है उस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर बुलिंग, कोई नया नहीं है, PYQ रिपीट है आपका ये, ठीक है, ये आपका सिंपली एक और PYQ रिपीट है। तो अगर आपने 2021 का सीरियसली लगाया हुआ है पेपर, देखिए 2021 का सॉल्व किया था, वो आज तक सवाल आ रहा है 4 साल बाद, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, कॉमनली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे आप सवाल नंबर 100, ये आपका फिर से अगेन एक और PYQ है, और इसमें अंदर कुछ PYQ प्लस न्यू कर लीजिए, कुछ नए कंसेप्ट भी इसके अंदर निकल कर आएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग, सेकंड में दिया है आपको अपर्सेप्टिव मास, थर्ड में दिया है आपको अनकॉन्शियस इनफेरेंस, और डी में आपको दिया हुआ यहाँ पर लोकल साइंस, ठीक है। तो इनमें से देखिए आपको सबसे बेस्ट कौन से तरीके से पता है, आपको सबसे बढ़िया तरीके से कौन सा पता है आपको, अपर्सेप्शन थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हैं, PYQ से आया है, ठीक है। अच्छा अब ये बोल देंगे PYQ तो लगेगा PYQ कहाँ आया है, तो अपर्सेप्टिव मास, डिस्क्रिमिनेट, देखिए सबसे आसान कौन सा है आपके सामने, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के बारे में इन चारों में से आपको गारंटीड मालूम है कि जॉन ब्रॉडियस वॉटसन इसकी बात करेंगे, ठीक है, कंडीशनिंग के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में ये बात करेंगे। इनके अलावा आपने कोई नाम नहीं सुना कंडीशनिंग से एसोसिएटेड एग्जाम हॉल के अंदर। आप क्या करेंगे, चुपचाप इसको मार्क कर देंगे और आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर ए के साथ 2 मैच किया हुआ है। उनको ये मतलब नहीं है NTA को कि आपको लोकल साइंस क्या है, अनकॉन्शियस इन्फेरेंस क्या है, ये आपको पता है या नहीं। उनको केवल ये मालूम करना है कि आपको डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग यानी कि विभेदीकरण, जो आपकी अनुबंधन है या विभेदीकरण किस प्रकार से होता है वो आपको मालूम है या नहीं, या फिर उसी के साथ साथ अपर्सेप्टिव मास के बारे में आपको मालूम है कि नहीं कि इसको विलम वुंड के द्वारा किया गया है, ठीक है। और उस हिसाब से सही आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 3 जाएगा, सी के साथ 4 जाएगा। अब देखिए अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस के बारे में कौन बात कर रहा है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, हेल्महोल्ट्ज ने बात की, और लोकल साइंस के बारे में कौन बात करेगा, आपके यहाँ पर रुडोल्फ लॉर्ड्स ने यहाँ पर आपको बात की गई है इसके बारे में, ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 100, जो भी एक आपका PYQ स्टिल यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपने अभी 50 सवाल, और आपको समझ में आया 50 सवाल में से आपको 35 to 40 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल गए होंगे, रेड वाले आप चेक कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल गए हैं, कहां से, केवल और केवल आपके PYQs के बेसिस पे। एंड नेक्स्ट 50 हम करेंगे जब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेंगे अगले 35-40 सवाल वहां पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सभी के सभी सही कर दें, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपको काम करने में आसानी होगी। तो बात करेंगे हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, कहां से स्टार्ट किया था हमने कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जा रहा है। आई गेस आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा,
कि कितने मैक्सिमम तरीके से यहाँ पे 35 से 40, 30 से 40 डिपेंड करेंगे आपने किस प्रकार से प्रिपेयर किया हुआ है। इतने जब आपको यहाँ पर इस रेंज में मिल रहा है तो कट ऑफ आपका लाजमी सी बात है कि ये आपका हाई जाएगा। उसके बाद सेकंड हमने क्या बात की थी, सेकंड हमने बात की थी आपकी इस प्रकार से कि आपकी गलतियां कहाँ हुई। आपकी गलतियां यहाँ पर ये हुई कि आपने इन पीवाईक्यूज को प्रॉपरली यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर आपने इतने पीवाईक्यूज लगाए होते आपका स्कोर भी 180s के आसपास बड़े आराम से उस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता, लेकिन आपने चूंकि पीवाईक्यूज को सीरियसली नहीं लिया और आपका स्कोर जो आप देख रहे हैं वो आपको इस प्रकार से मिल रहा है। इन्हीं पीवाईक्यूज में अगर आपने गलतियां की हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था आपका कि दिसंबर में आप इस प्रकार से गलतियां नहीं करेंगे, और दिसंबर में अगर आप चाहते हैं पास होना तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बेहतर तरीके से लगाने होंगे दिसंबर 2025 के एग्जाम के अंदर। अब आपके पास कितना डेटा हो चुका है 2019 से लेके, क्योंकि आप समय पर नहीं कर रहे हैं, आपको 2024 तक ही पढ़ना होता, लेकिन अब आपको यहाँ पर 2025 तक के आपको पीवाईक्यूज अच्छे से छानने पड़ेंगे, अच्छे से निकालने पड़ेंगे और अच्छे से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं, पीवाईक्यूज लगाएंगे प्रॉपरली, तो आपको बड़ा फायदा होगा और आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि आपने किस प्रकार से पीवाईक्यूज लगाना है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखें, ये आपको समझ में आ चुका है कि 2019 से 2025 अगर आपको दिसंबर 2025 में पास करना है तो इसको करने के अलावे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसको करना है एकदम हाइपर रिपीट मोड में करना है, और एग्जाम के एक महीना पहले तो आपने और कुछ टच भी नहीं करना है। जितना पढ़ लिया है, जितना हमारे वीडियोस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बट ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावे आपको कुछ भी नहीं करना है। 2019 से लेके 2025 तक का जिस दिन आपने ये पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया उतना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि इसको आप कर कैसे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करना है आपको, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग करना है 2019 से 25। तो देखिए, इस चैनल के ऊपर जितने भी आपको फ्री वीडियोस हैं उनको आपने देख लेना है अवेलेबल, जितने भी आपकी कंसेप्ट क्लासेस हैं उनको आपने देख लेना है, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और उन वीडियोस से इसके अंदर सवाल भी आया हुआ है। उसी के साथ साथ 2021 की आपकी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपको बताया इसी 50 सवाल में 10 सवाल तो 2021 से आए हुए हैं केवल। ठीक है, तो उनको आपने देखना है अच्छे तरीके से, और उसी के साथ साथ जितना तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं हाइपर मोड में उतना आपके लिए आसान हो जाएगा दिसंबर 2025 का पेपर। बात करें अगर यहाँ पर, तो पेपर का जो ट्रेंड है वो यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, सिलेबस में चीजें ऐड हो रही हैं और रिमूव हो रही हैं, वो भी आपको समझना है। कैसे समझेंगे आप, जैसे जैसे आप यहाँ पे पीवाईक्यू लगाते जाएंगे। आपको बताया 2019 से भी सवाल आया है 25 के अंदर, 21 से भी आया है, 22 से भी आया है, 23 से भी आया है, और 6 महीना पहले जो एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 का, वहां से भी आपको सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप कब पिक कर पाएंगे, जब आपने उनको अच्छे से लगाया होगा इन सभी सवालों को। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमने किया हुआ है प्रीमियम वीडियोस के अंदर उसी प्रकार से अगर आप दिखना चाहते हैं तो आप इन प्रीमियम वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको 2019 से लेके 2025 तक का आपको सभी पेपर सॉल्व मिलता है। जैसे आप YouTube पे देखते हैं ठीक उसी फॉर्मेट में सभी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर नए कंपोनेंट कुछ आपको यहाँ पर ईयर वाइज मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर यूनिट वाइज भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो यूनिट वाइज भी आपको पेपर सॉल्व मिलेंगे और उसी के साथ साथ ईयर वाइज भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी 2019 से लेके आज तक सॉल्व हुआ है वो सबका सब आपको मिल जाता है इन प्रीमियम वीडियोस के अंदर। तो आप जानते हैं इन प्रीमियम वीडियोस के द्वारा लोगों ने पास किया हुआ है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो इनकी वैल्यू भी जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रीमियम कॉस्ट इसके लिए आपको पे करना होगा। आपने केवल इसको ज्वाइन करना है, रिपीट मोड में इसको आपने जो है कवर करना है, और एग्जाम के पहले इन्हीं वीडियोस को आपने बार बार रिवॉल्व करना है। और उसी के साथ साथ अगर आप ये प्रीमियम वीडियोस नहीं लेना चाहते कंप्लीटली ओके, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट अल्टरनेटिव कि आप ये ई बुक परचेज कर लें। ठीक है, ये जो ई बुक है आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, तो जिस भाषा में आपको चाहिए है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर के ऊपर। ठीक है, ई बुक की जो प्राइस है 9826992769, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहां पर ई बुक की प्राइस भी आपको मालूम हो जाएगी। वो जो स्टेप्स देंगे आपको 1 2 3 उनको आप फॉलो करें, ये ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर 2019 से लेके 2025 तक जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा ऐसा सारा का सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई बुक आप ले सकते हैं, ये एक आपका अल्टरनेटिव रहेगा अगर आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ई बुक भी मिल जाए और उसी के साथ साथ आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें
इन वीडियोस के फॉर्मेट में, क्या उनके पीछे की लर्निंग है, बैकएंड में क्या चीजें हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको आप व्हाट्सएप पे हाई करके आप उनको मैसेज कर दें प्रीमियम वीडियोस। जो भी आप मैसेज करेंगे आपको जानकारी उसकी प्रदान की जाएगी। तो अगर आप प्रीमियम वीडियोस प्लस ई बुक चाहते हैं तो उनको लिख के भेजिए प्रीमियम वीडियोस। अगर आप केवल ई बुक चाहते हैं तो उनको लिख के भेजिए केवल ओनली सिंगल ई बुक। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, लेकिन हाइपर रिपीट मोड में आपको करना है तो इसको आपने ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अभी 250 गया है, कल 260 जाएगा, फिर 270 और ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। केवल कब चेंज होगा, जब वो पीवाईक्यूज आपसे कम पूछना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे होते हुए आपको ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पीवाईक्यूज जो बताएंगे उतना आप करेंगे, जो कंसेप्ट है उनको देखेंगे अच्छे से और आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। 50 सवालों में से 35 प्लस सवाल आपके केवल पीवाईक्यू रिपीट आ रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल सोचिए यहाँ पर कि अगर आपने ये 35 सवाल सही कर लिए और अगले 50 में, बट ऑफ कोर्स अगले 35 आएंगे, तो कितने सवाल हो रहे हैं? कम से कम 65 से 70 सवाल तो आपके केवल ओनली एंड ओनली पीवाईक्यू सही सॉलिड पढ़ने से हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ आपके कॉपी पेस्ट है और कुछ इजी है, कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर 65 से 70 पर आ गई तो बाकी के जो 30 सवाल है, ऐसा तो नहीं कि आप एकदम अज्ञानी हैं, आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, आप लॉजिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी के 30 सवालों में से अगर आपके 20 से 15 सवाल भी सही हो गए, इवन 50% भी हो गए, तो आप अपना टोटल कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा पीवाईक्यूज की पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ नॉट तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाली पीडीएफ बनाई है कि कौन सा यूनिट से मतलब किस प्रकार सवाल आया है, ये वाली पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो समय खराब ना करें, है ना। जो चीजें पढ़ना है, जितनी पढ़ना है परफेक्ट, समय बहुत कम है। ठीक है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 50 अटेम्प्ट भी लोग दे रहे हैं, लेकिन इवन नेट तक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो पीवाईक्यू बेस्ड नहीं होती है और वही जो है वहां पर हैम्पर करती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं आपसे जल्द ही पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना पार्ट 2 ना भूलें। जितने जल्दी कमेंट जल्दी आएंगे, उतना आपका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू। और जो लोग को नहीं देख पाएंगे उनके लिए प्रीमियम में अवेलेबल हो जाएगा पार्ट नंबर 2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।